तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं मिसलेनियस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। कुछ इसमें से सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो? वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस नहीं मिला टाइम? ठीक है, देखो कोई बात नहीं। क्वेश्चन इसमें मतलब कुछ है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। 1 2 लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, write down a unit vector in xy plane making an angle 30 degree with the positive direction of x axis। xy plane में लिखना है, ठीक है? तो xy plane बना लिया, बहुत दिनों के बाद x यहाँ पे दिखेगा, ये y डैश, ये x डैश और ये y एक्सिस। अदरवाइज y एक्सिस ने इस जगह को ले लिया था, x तो ऐसे होता था, बट अब 3D प्लेन नहीं है, 2D प्लेन है। Write down a unit vector in xy plane making an angle 30 degree with the positive direction of x axis। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पे, ये 30 डिग्री के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लिया ये पॉइंट P है, ओके। और ये यूनिट वेक्टर है, तो OP का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर R, इसका मॉडुलस कितना होगा? 1। अब ये 30 डिग्री है और OP की लेंथ 1 है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 cos थीटा, तो cos 30 डिग्री। और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 sin थीटा, तो 1 into sin थीटा मतलब sin 30 डिग्री। अब OP वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर निकालना है तो सिंपल, P का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखो, 1/2 cos 30, सॉरी cos 30 कितना होता है? √3/2 और sin 30 1/2। तो OP वेक्टर क्या हो गया? √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, ये OP वेक्टर हो गया। यही आंसर है, यही आंसर है। यूनिट वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और क्या होगा? एक्स वाई के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइनेशन है इसका। यही आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स P एंड Q। बहुत सिंपल क्वेश्चन। PQ वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर Q का माइनस पोजीशन वेक्टर P का, तो ये हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये तो हो गया PQ लाइन ज्वाइनिंग का वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट होगा x2 minus x1 कॉमा y2 माइनस z2 minus z1। करेक्ट। एंड इसका मैग्नीट्यूड, तो PQ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन्हीं तीनों का स्क्वायर रूट के अंदर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस y2 फॉर्मूला। माइनस, करेक्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यही होगा मैग्नीट्यूड। चलो फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये ना फिजिक्स में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हो। यस देखो सर। और ये सिंपल सिंपल है। थर्ड देखो, इस टाइप का क्वेश्चन 11th की फिजिक्स में बहुत 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 किए। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो एक डायरेक्शन एरो बना ले पहले। ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो एक गर्ल है 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है, ये मान लो ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट कर रही है वो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। प्रॉपर एक्स एक्सिस ही ले ले और वाई एक्सिस ही ले ले। तो ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये गर्ल है 4 किलोमीटर वेस्ट जाती है,
यहां से यहां पहुंची मान लो ए पॉइंट पे, ओ से स्टार्ट करके 4 किलोमीटर। अब क्या है, यहां से देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां से टर्न करती है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ टर्न करती है, ये मान लो वर्टिकल लाइन है। यहां से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मतलब यहां से 30 डिग्री, ये एंगल कितना 30, और कितना चलती है 3 किलोमीटर। पॉइंट बी पे जाके रुक जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, मतलब मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल क्या है। तो देखो पहले ओ से ए की तरफ जाती है, फिर ए से बी की तरफ जाती है। अब अगर ये ओ ए और ए बी पाथ फॉलो कर रही है, ओ से बी हम अगर ज्वाइन करें और इस डायरेक्शन में निकाल लें ओ बी, तो वो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो हमें ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, ओ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। मतलब इनका रिजल्टेंट जो आएगा ना उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये मत समझना कि ओ ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए बी का मैग्नीट्यूड, ये नहीं है, ये गलत है, इस तरीके से लिखना गलत है। ओबी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ओ ए और ओ ए बी का रिजल्टेंट निकाल लो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे ये इक्वल होगा दोनों साइड पे, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलो ओ ए वेक्टर कितना होगा, देखो जरा फिगर देखो, बहुत ही सिंपल है। ओ ए वेक्टर -4i। -4i, वेरी नाइस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, 4 का उसका यूनिट है, 4 का मैग्नीट्यूड है। ओबी वेक्टर सॉरी ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो ए बी वेक्टर जो है उसका एक कंपोनेंट x पे आएगा, एक कंपोनेंट y पे जाएगा। ठीक है, तो x पे जो कंपोनेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, यहां देखो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो x पे आएगा यहां पे 3 cos 60। ये पॉइंट मान लिया P है, तो AP कितना होगा 3 cos 60, और इसका एक कंपोनेंट y पे जाएगा, ये पॉइंट मान लो Q है, तो AQ कितना होगा 3 sin 60। वेक्टर रेजोल्यूशन मैंने स्टार्ट में बताया था, है ना, तो ये हो गया 3 इंटू 1/2 और ये हो गया 3 इंटू √3/2। अब देखो ये जो कंपोनेंट है 3 इंटू हाफ पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रहा है ना, क्योंकि वेक्टर अगर डायरेक्टेड है ऊपर की तरफ तो इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्टेड होगा और पॉजिटिव वाई की तरफ ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तीनों जो होंगे वो सेम डायरेक्शन की तरफ होंगे। तो अगर ए बी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स के अलोंग होगा, दूसरा पॉजिटिव वाई के अलोंग होगा। तो कहने का मतलब ए बी वेक्टर जो है उसको कैसे लिखेंगे, देखो ए बी वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट हो गया, मतलब आई कैप वाला, और ये जे कैप वाला, तो ये हो गया 3/2 आई कैप 3√3/2 जे कैप। अब इन दोनों को ऐड करना है, तब हमको ओ बी वेक्टर मिलेगा। तो देखो ओ बी वेक्टर क्या हो गया, ओ ए प्लस ए बी, तो ये हो गया -4 प्लस 3/2 आई कैप, और जे कैप वाला तो सिर्फ ए बी के पास है 3√3/2 जे कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 4 2 जा 8 8 और ये प्लस का 3, -8 प्लस का 3 माइनस का 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। अब ओबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा 5/2 का स्क्वायर 25/4 और 3√3, हाँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27/5।
ये आ जाएगा 49/4, बाहर रूट के क्या आएगा 7/2, मतलब 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। ओबी की लेंथ क्या है 3.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। सर डाउट था इस क्वेश्चन। बताओ। सर जहाँ पे ए बी हमने लिखा है ना, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो सर मैं 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री बनाने वाली थी। तो अगर जैसे पता कैसे चलेगा कि हमें उधर से बनाना है 30 डिग्री? देखो ये लिखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो पहले क्या करो, ईस्ट की तरफ तुम्हें जाना है, ये मान के चलो। अच्छा एक और बात बताता हूं मैं, यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है, ये अगर मान लो इधर जाना होता तो उसको लिखता वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब वेस्ट की तरफ जाना है उसको, और नॉर्थ से कट रही है 30 डिग्री। तो यहाँ हाँ पे ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ मतलब ईस्ट की तरफ जाना है, और ठीक नॉर्थ की साइड से 30 डिग्री। तो ठीक नॉर्थ है। की साइड मतलब इसके पैरेलल ये वाली लाइन, यहां से हाँ 30 डिग्री निकल लो इधर, तो ठीक ये है। एंगल। ओके हाँ चलो, तो फोर्थ देखो, फोर्थ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन इट इज ट्रू, इज इट ट्रू कि हम इसको ऐसे लिख लें, वेक्टर ए मॉडुलस इक्वल टू वेक्टर बी का मॉडुलस प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस। चलो देखते हैं इसको। पहले समझने के लिए देखो, ये दो वेक्टर्स का सम थर्ड के इक्वल है, तो ट्रायंगल लॉ यहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा। देखो क्या होगा, एक ट्रायंगल बना लो, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में ऐसा दिख जाता है हमको, दो वेक्टर्स का सम थर्ड के इक्वल। तो एक वेक्टर मान लिया ए बी इस डायरेक्शन में, बी सी मान लिया इस डायरेक्शन में, और इसको मान लिया वेक्टर बी, क्योंकि बी प्लस सी का सम ए के इक्वल है, तो इसको बी और सी मान लिया। अब ए बी इस डायरेक्शन में है, बी सी इस डायरेक्शन में है, ए सी का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, तो ये हो गया वेक्टर ए। तो इस ट्रायंगल में ये चीज वैलिड हो रही है, बी और सी इक्वल टू वेक्टर ए होगा। अब हम ये देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड अगर निकालें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एसी की लेंथ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी की लेंथ, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बीसी की लेंथ। अब जरा चेक करो इन तीनों पे ये रिलेशन बिठा के सही बैठता है कि नहीं। तो ए का मैग्नीट्यूड ए सी, और इधर है हमारा बी का मैग्नीट्यूड, वो हो गया ए बी, और इधर है सी का मैग्नीट्यूड, वो हो गया बी सी। अब बताओ ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, ये वाली, इस ट्रायंगल में ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्री है, फॉल्स। फॉल्स है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड। ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो इट इज फॉल्स as sum of two sides is always greater than the third side. So ये false है। अगर ये चीज गिवन है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6। 5 में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन इज अ यूनिट वेक्टर। x पे कोई वेक्टर साइन नहीं बना है, कहने का मतलब x जो है वो स्केलर नंबर है, ठीक है। x पे कोई भी वेक्टर साइन नहीं बना है, तो x को हम स्केलर नंबर कंसीडर करेंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डॉट कोई क्रॉस कुछ नहीं लगेगा x के साथ, ठीक है, क्योंकि x स्केलर नंबर है, उस पे वेक्टर का साइन नहीं बना है इसलिए। देखो फिफ्थ, तो इसका रिजल्टेंट मतलब इस x को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यूनिट वेक्टर है। मान लिया a है वो, x इंटू आई कैप जे कैप और के कैप, तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, x आई कैप प्लस x जे कैप और x के कैप। अब a अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। निकालो a का मैग्नीट्यूड, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे,
एस बी एस प्लस माइनस 3x² 1, x² की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू ±1/√3। ठीक है, ये हो गया आंसर फिफ्थ का। समझ आया ना, छोटा सा था। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो एक वेक्टर c मान लेते हैं जो a एंड b का रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट c मान लिया उस वेक्टर को। अब a प्लस बी करेंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3i, फिर प्लस j, और k तो निपट गया, वेक्टर c निकल गया 3i + j कैप। अब हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो पैरेलल हो c के। ठीक है, तो पैरेलल वाली बात बाद में करेंगे, पहले हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर c। कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर c अपॉन c का मॉड्यूलस, यही तो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग c, या c के लिए एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ c होता है। ये जो यूनिट वेक्टर आ रहा है c कैप इसको बोलते हैं, यही तो हमारा c कैप है। तो c कैप क्या करेगा, वेक्टर c के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 कर लेंगे तो 5 से इंटू करना होगा। तो c कैप निकालें जरा, वेक्टर c हो गया 3i + j डिवाइडेड बाई 3² + 1²। तो ये हो गया 3i + j डिवाइडेड बाई √10। ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 चाहिए और पैरेलल चाहिए वेक्टर c के, तो वो मान लिया वेक्टर d सच दैट वेक्टर d इज इक्वल टू, देखो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, यहां देखो, अगर a एंड b ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b होगा, लैम्डा कोई स्केलर नंबर है। अगर एंटी पैरेलल है तो लैम्डा ऐसे होगा। तो पैरेलल के लिए ये है, एंटी पैरेलल के लिए ये है, दोनों केसेस में पैरेलल ही है। एंटी पैरेलल में बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो कोई भी वेक्टर अगर लिखना हो वेक्टर बी के पैरेलल तो हम प्लस माइनस करके लैम्डा लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी दोनों ही केसेस पैरेलल के होते हैं, मतलब कोलिनियर का केस लगाते हैं। तो अगर किसी वेक्टर के पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर बनाना हो तो बस उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, स्केलर नंबर का, और प्लस माइनस साइन आगे लगता है। ठीक, तो उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। वेक्टर डी एक ले लिया हमने सच दैट वेक्टर डी जो है वो ±5 टाइम्स वेक्टर सी है। 5 टाइम्स वेक्टर सी मतलब सी कैप, 5 टाइम्स सी कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है, वेक्टर डी निकालना सही है, मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा और प्लस माइनस से पैरेलल हो जाएगा। ये क्लियर बोलो। यस सर। तो ठीक है, निकाल लो वेक्टर डी। वेक्टर डी क्या हो गया, +-5, और सी अभी अभी हमने लिखा है 3i + j 3i + j अपॉन √10। √10। तो √10 को रैशनलाइज कर लेना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, ए बी सी दे दिया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। बहुत सिंपल है ये तो, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, ए बी सी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए हो गया i + j + k, वेक्टर बी हो गया 2i - j + 3k, और वेक्टर सी हो गया i - 2j + k। अब एक नया वेक्टर बनाते हैं वेक्टर सी, 2a - b + 3c करके। चलो जरा ये करके दिखाओ कितना आ रहा है, वेक्टर सी बताओ तो कितना आता है। मल्टीप्लाई करो, a को डबल करो, b को माइनस करो और c को ट्रिपल करके ऐड करो, और बताओ वेक्टर सी कितना आता है। ठीक है सर। हाँ, वेक्टर सी दे रखा है, इसको डी मान लो, वेक्टर डी निकालो जरा कितना आता है। ए को डबल तो ये हो गया 2 - 2, 3i आ रहा है,
फिर j क्यों डबल 2 -3j। -3j पक्का ना लिख दूं? हाँ सर, यहाँ पे हो रहा है -2j -j। अंजलि बताओ, लिख दूं 3j? ये हो गया 2j प्लस j -3 2 जा 6, हाँ करेक्ट है। माइनस का 3j और k वाला कितना होगा, तो 2k -3k प्लस 3k 2k, ओके आ गया। ये आ रहा है। देखो ये निकाल लिया हमने वेक्टर d, मतलब ये वाला वेक्टर हमने निकाल लिया। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अब इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले डी कैप निकाल लें यूनिट वेक्टर, इसके पैरेलल बाद में कर लेंगे प्लस माइनस लगा के। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, 3i -3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस, तो 9 + 9 + 4, ये कितना हो जाएगा, 3i -3j, √22। करेक्ट, √22। ये तो यूनिट वेक्टर है। अब एक वेक्टर इसके पैरेलल चाहिए, ठीक है, तो वेक्टर पैरेलल टू डी कैप, इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो निकालें प्लस माइनस करके, 3i -3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 22, ये आंसर। करो कॉपी 5th 6th 7th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th में क्या बोल रहा है, एबीसी का लोकेशन दे दिया। 8th क्वेश्चन, एबीसी का पोजीशन दे दिया, प्रूव करना ये कोलिनियर है, ठीक है, प्रूव करना ये कोलिनियर है, एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी। तो पहला काम क्या करते हैं, बी डिवाइड्स एसी, मतलब बी जो होगा वो एसी के बीच में होगा, ऐसा कुछ हद तक श्योर है, बट क्या पता बी एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो फिगर अभी नहीं बना सकते कुछ भी। हम ए पॉइंट ऊपर लिखते हैं, ए पॉइंट का जो पोजीशन है वो -2 -8, बी का पोजीशन है 5, 0, -2, और सी का पोजीशन है 11, 3, 7। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन यूज करके भी कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वेक्टर यूज करके करेंगे। ए बी वेक्टर निकालते हैं, फिर वीसी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, बी से 5 -a। -1, हाँ, तो 4i कैप प्लस 2j कैप, देखते रहना, कुछ गलत हो जाए तो बोल देना, प्लस का 6k कैप, ए बी वेक्टर हो गया। बीसी वेक्टर तो c - b, 11 - 5 6i कैप, फिर 3j कैप, और प्लस 7 + 2 9k कैप। अब इन दोनों में कोई स्केलिंग फैक्टर, कोई स्केल मिल जाए अगर, तो पैरेलल हो जाएंगे। चेक करो 4 को 6 कैसे बना सकते हैं, 2/3 से मल्टीप्लाई करके। तो एक काम करते हैं, ए बी में से हम 2/3 कॉमन करते हैं, ए बी में से करके देखते हैं, 2/3 कॉमन करते हैं ए बी में से, या ऐसा करते हैं बीसी को 2/3 से मल्टीप्लाई करके देखो। 2/3 कहां से मिला मुझे, देखो अगर ये पैरेलल प्रूफ करना है, कोलिनियर का मतलब होता है क्या होता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों में से कोई एक कर लो, कोलिनियर हो जाते हैं। अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए, क्योंकि देखो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे नेगेटिव का सवाल नहीं होता है, तो कोलिनियर में दो चीजें होती हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, वेक्टर ए अगर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी तो ये पैरेलल हो गया, वेक्टर ए अगर माइनस लैम्डा टाइम्स बी तो ये एंटी पैरेलल हो गया, और इन दोनों ही केसेस में वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, चाहे पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो। अब इसमें अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो या तो हम पैरेलल प्रूफ कर दें या फिर एंटी पैरेलल कर लें। तो यहां पे नेगेटिव का सवाल नहीं है, क्योंकि
ए बी वेक्टर भी पूरा पूरा पॉजिटिव है उसके कंपोनेंट्स, और बीसी का भी स्केलर कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहीं पे भी दिख ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब हमको बस ये दिखाना है कि इन दोनों वेक्टर में किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, देखो 4 और 6 को कैसे इक्वल कर सकते हैं, या 4 को 6 कैसे बना सकते हैं। 4 को क्या करें कि वो 6 बन जाए, या ऐसा सोचें 6 के साथ ऐसा क्या करें कि वो 4 बन जाए। तो 6 को पहले 3 से डिवाइड करो और डबल कर लो, तो बीसी वेक्टर को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट ये 4i और 6i तो इक्वल हो जाएंगे। अब बाकी करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो 2/3 टाइम्स बीसी निकालते हैं, 2/3 6i पर कैप, 6 भी हो रहा है, 9 का 6 भी हो जाएगा अगर सब करेंगे। हो जाएंगे ना। हाँ, तो अरे ऊपर हाँ से क्या 2 भी करोगे, हो 3, जाएगा। हाँ 3 कॉमन कर लो और 2 से n2 कर लो, तो 3 से ये कट गया 2 टाइम्स 2 2 4i कैप, 3 3 पूरा पूरा कट गया, 2 j के पास चला गया 2 j कैप, और 3 से ये 3 कट गया 3 2 6 k कैप, तो एग्जैक्टली वेक्टर ए बी आ गया। अब हम ये लिख सकते हैं ए बी वेक्टर जो है वो 2/3 BC है ना, मतलब ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स बीसी वेक्टर आ गया। सो ए बी सी क्या हो गए, आर कोलिनियर। ये हो गया प्रूफ। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अब एबीसी कोलिनियर हो गया, तो कौन से रेशियो में बी पॉइंट ए सी को डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट मान लो बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लिया रेशियो क्या हो गया k:1, रेशियो हमने मान लिया k:1। अब इन तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें, ओरिजिन, ये सी और ये बी। ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे, ए माइनस ओ, ये हो गया आई माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। ओ बी का पोजीशन वेक्टर, तो b माइनस ओ, ये हो गया 5i कैप, j कैप तो होगा नहीं क्योंकि 0 है, माइनस 2j कैप। और ओसी का पोजीशन वेक्टर, तो c माइनस ओ का 0,0,0 होता है, तो ये हो गया 11i कैप प्लस 3j कैप और 7k कैप। ये समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो कौन सा रेशियो बन रहा है, रेशियो हमने k:1 मान लिया। अब देखो b जो होगा, b वेक्टर, b का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, क्रॉस बनाओ, k का क्रॉस बनेगा इसके साथ और 1 का क्रॉस बनेगा इसके साथ, तो k इंटू ओ सी, k इंटू वेक्टर ओ सी प्लस 1 इंटू वेक्टर ओ ए डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो b का क्या होगा पोजीशन वेक्टर, 5i माइनस 2j इक्वल टू k टाइम्स ओसी का क्या होगा 11i प्लस 3j प्लस 7k, और 1 इंटू करेंगे तो एज इट इज कॉपी माइनस 2j माइनस 8k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू बस फाइंड करनी है, तो पहले इस k प्लस 1 को ले जाएं एलएचएस पे, 5i माइनस 2j k को मल्टीप्लाई करके 5k i कैप, फिर माइनस 2j k, या ऐसे लिखे माइनस 2k इंटू जे कैप। अब 1 का मल्टीप्लीकेशन तो प्लस 5i माइनस 2j। इधर देखो आई क्या होगा 11k प्लस 1, 11k प्लस 1 इंटू आई कैप, जे का क्या होगा 3k माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 7k माइनस 8 इंटू के कैप। दोनों साइड का आई इक्वेट कर ले, तो इधर से आई क्या मिल रहा है 5k प्लस 5 इंटू आई कैप, और माइनस कॉमन कर लेंगे अगर, या माइनस कॉमन ना करो क्योंकि आरएचएस पे जे का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो माइनस कॉमन ना करो,
-2k -2 इंटू जे कैप, इधर हो गया 11k + 1 इंटू आई कैप, 3k -2 जे कैप और 7k -8 के कैप। इक्वेट करो दोनों को, तो 5k + 5 = 11k + 1, है ना। आई के दोनों कोएफिशिएंट 5 से इक्वेट, तो ये 6 5 इधर चला गया और 1 इधर आ गया, 4 तो 2/3 4 = ये उधर जाके क्या बन गया 6k, k की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ रही है यहाँ से। 2/3 बाकी सबसे भी 2/3 आनी चाहिए। अगर j का कोएफिशिएंट इक्वेट किया होता तो क्या मिलता, 3k -2 उधर से और इधर से -2k -2, यहाँ से k 0 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है j के साथ। अच्छा चलो k के साथ देखते हैं, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। k का देखें, k तो इधर है ही नहीं, ये क्या हो रहा है, चेक करो कुछ मिस्टेक हुआ है। 11k + 1 ये तो सही है, 3k -2 7k -8, कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो ये जो -2 है वो k कैप है ना, ये k कैप है, ये 0 j कैप है, -k कैप है, ये i होता है, ये j होता है, ये k -2 k है, वो ये k है, कोई बात नहीं। जो 0 था ना इसलिए स्किप हो गया होगा। तो -2 k कैप और ये हो गया k कैप। तो k कैप वाला थोड़ा सा ब्लू से करेक्ट कर लेते हैं। k कैप का क्या हो गया माइनस, अच्छा, इधर से k कैप का ये हुआ, RHS पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब j कैप को j कैप से और k कैप को k कैप से, तो ये गलत इक्वेट कर रहे थे हम लोग। अब देखो j कैप को करें अगर 3k -2 = -2k -2, फिर वही बात, नहीं, ओहो ये k है, यहाँ पे भी k है। हाँ सर, ऊपर इक्वेशन में चेंज। LHS पे j नहीं है, LHS पे j नहीं है, मतलब 3k -2 0 होना चाहिए, तो k की वैल्यू 2/3। और अगर थर्ड वाले को करें इक्वेट, क्योंकि ना जब तक सही नहीं होता है फिर चैन नहीं मिलता है। अब देखो लास्ट वाला k -2k -2 = 7k -8, तो ये 2 इधर आके तो 9k 9k और ये उधर जाके 6, -6। अच्छा तो सॉरी 6/9 आ गया, ठीक है, सही है। हाँ अब आ गया। छोटी सी गलती कितना बड़ा काम कर सकती है। चलो कॉपी करो ये, ठीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, अब यहां से क्वेश्चन बड़े बड़े शुरू हो रहे हैं, ठीक है। देखो 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, find the position vector of a point R which divides the line joining 2 points P and Q whose positions are given externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of line RQ, ठीक है। तो क्या क्या स्टोरी है, R डिवाइड करता है PQ को, P एंड Q को 1:2 के रेशियो में, और आगे बोलता है P मिड पॉइंट प्रूफ करो RQ का। तो पहले R और Q एक्सट्रीम पोजीशन पे बना लें और P उसका मिड पॉइंट ले लें। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया है, P एंड Q का पोजीशन वेक्टर 2a + b एंड Q का दिया है a - 3b। इन तीनों को ओरिजिन से कनेक्ट करो ताकि पोजीशन वेक्टर का सेंस निकले कुछ ना कुछ। ये देखो ये पॉइंट O है, इसको मान लिया वेक्टर P, इसको मान लिया वेक्टर Q, इन दोनों की वैल्यू गिवन है। वेक्टर P क्या है 2a + b, वेक्टर Q क्या है a - 3b, और इसको मान लिया वेक्टर R, क्योंकि ना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना इजी रहेगा। अब फिर से पढ़ते हैं, R क्या करता है, डिवाइड करता है P एंड Q को 1:2 में एक्सटर्नली,
तो आर तो वैसे भी पी क्यू के बाहर है, तो एक्सटर्नली ही बनेगा। अब 1:2 किसको, P एंड Q को 1:2, तो R का P के साथ 1 एंड R का Q के साथ 2, R का Q के साथ 2, ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन 1:2। तो R का हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए, R फाइंड करना है। चलो तो एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा लें। R का क्या बनेगा, 2 टाइम्स P वेक्टर P माइनस, एक्सटर्नल में माइनस होता है, फिर 1 टाइम Q डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। ओके, तो ट्वाइस इंटू P 2A प्लस B माइनस Q 1 से इंटू करके, तो A माइनस 3B डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। ये कितना बन गया, 4A माइनस A 3A, फिर 2B और इधर से प्लस 3B, 2B प्लस 3B कितना हो गया 5B। 5B। हाँ, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर R का। आगे ये कहता है, R का निकल गया, एक पार्ट हो गया, P मिड पॉइंट प्रूव करो RQ का। तो P अगर मिड पॉइंट है, कहने का मतलब OP का पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने P लिया है, चलो OP का पोजीशन वेक्टर मतलब P, तो ये कितना होगा, OR का पोजीशन प्लस OQ का पोजीशन अपॉन 2, कहने का मतलब वेक्टर R प्लस वेक्टर Q अपॉन 2, ये प्रूफ करना है किसको, P को। तो P RHS निकालते हैं, स्टेटमेंट का RHS निकालते हैं। RHS मतलब वेक्टर R प्लस वेक्टर Q अपॉन 2। चलो वेक्टर R कितना निकाला अभी 3A प्लस 5B, वेक्टर Q कितना दिया है, A माइनस 3B अपॉन 2, तो ये हो गया 4A और प्लस 2B डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 2A प्लस B। अब ये वाला वेक्टर P होना चाहिए, 2A प्लस B है, which is equal to vector P. So P is midpoint of किसका, QR का, कैपिटल P is midpoint of QR। ये हो गया प्रूफ, आया समझ। यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट है ये। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है डायगोनल के पैरेलल। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ना वेक्टर्स का रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो दो मेथड्स होते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ से भी निकालते हैं। दोनों लॉ काफी हद तक एक जैसे ही हैं, पहले उन दोनों लॉस को समझ लो, फिर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देखो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, छोटा सा देखो ऊपर, मान लिया कोई वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इसी पॉइंट से, देखो इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। जहां पे एरो लगा होता है वो हेड होता है और जहां पे स्टार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं, वेक्टर का टेल है वो। तो अगर इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया जाए, हेड पे टेल रखा जाए दूसरे वेक्टर का, तो वो वेक्टर ऐसे बनेगा। ओके, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हुआ, इसका डायरेक्शन ऐसे हुआ। अब दो साइड तो हो गई ट्रायंगल की, थर्ड साइड कैसे बनानी है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट करो और डायरेक्शन इनके अपोजिट ले लो। मतलब ये दोनों अगर इस डायरेक्शन में है, इधर से जा रहे हैं ये, तो यहां ऐसे मत जाओ, वहां कैसे जाओ, सॉरी यहां मतलब नहीं 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 सॉरी, नीचे की तरफ मत आओ, डायरेक्शन सेम नहीं रखना है। देखो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, अब यहां से जाके यही डायरेक्शन अगर फॉलो करे तो ऊपर से नीचे आना चाहिए, वो डायरेक्शन नहीं लेना है, इसका अपोजिट लेना है, ऐसे लेना है। तो मैं ब्लू कलर में फाइनल डायरेक्शन बनाता हूं, ये ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है और ये वाला ऐसे नहीं है, कैसे है, ऐसे है।
तो ये जो लाइन होगी, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो ए सी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। ये हो गया ट्रायंगल लॉ का वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? यही सब चीजें होती हैं। देखो कैसे, ए बी ये वेक्टर है, बी सी ये वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करना है, बीसी के पैरेलल एक वेक्टर ए पे रखो, बीसी के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ए पे रखो सेम मैग्नीट्यूड की, तो वो ऐसे हो जाएगा। और ए बी के पैरेलल यहां पे रखो ऐसे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल। तो इस सिचुएशन में एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है। अब जो इसकी डायगोनल होती है वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होती है। तो ये वाली लाइन डायरेक्शन वो क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल है, ये वेक्टर ए बी और बी सी का रिजल्टेंट है, मतलब ए सी, यही बात है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर एडिशन का। अब इसमें हमको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 है तो छोटा सा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। ये पैरेललोग्राम, एक वेक्टर ये वाला ए मान लिया, इसको मान लिया बी। वेक्टर ए हो गया 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी ये वाला, ये वाली लाइन वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर ए है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, i माइनस 2j माइनस 3k। अब ये ए बी सी और डी, तो ये ए बी और ये ए डी। अब क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखो डायरेक्शन मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया है। डायरेक्शन फाइनली फिर से बनाता हूं। मान लो ये इस साइड है, या ऐसे रखो, ये वाला मान लो ए बी वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में है और ये वाला इसी डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला है ना। इसका डायरेक्शन अगर ऐसे हो बी टू ए और ये ए टू डी, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा और यही रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट भी है और डायगोनल भी है। अब इस फिगर में क्या लिखा है, पहले टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए एंड बी गिवन, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। देखो डायगोनल वेक्टर अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल वेक्टर अगर निकाल लेंगे फिर उसके पैरेलल वेक्टर लिखना बहुत सरल है, 2 मिनट में लिख लेंगे प्लस माइनस लगा के, है ना। तो बस डायगोनल वेक्टर कैसे निकाला जाए, तो डायगोनल वेक्टर निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में या तो ट्रायंगल लॉ लगा लें या फिर वेक्टर लॉ लगा लें। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इक्वल टू बी डी वेक्टर। डायगोनल वेक्टर देखो इन दोनों वेक्टर्स का सम है, सिंपल, बस इन दोनों को ऐड कर देना है। ओके, तो ऐड करें, बी डी वेक्टर कैसे निकालेंगे, वही तो है डायगोनल, है ना। डायगोनल के पैरेलल चाहिए तो डायगोनल वेक्टर तो निकाल ले पहले। अब डायगोनल वेक्टर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का बस सम है, लेकिन किसी को भी देख के समझ में नहीं आएगा कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो डायगोनल वेक्टर है। जब तक ये रूल नहीं पता रहेगा कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट डायगोनल वेक्टर है। ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन है बहुत छोटा सा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 बहुत आता है। तो ए बी और ए डी को ऐड कर ले, 2 + 1 3i कैप, फिर माइनस 6j प्लस 2k। हाँ करेक्ट, 2k। ये हो गया बी डी वेक्टर। अब सिंपल इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है। अब वेक्टर पैरेलल टू बी डी, चलो तो ये बहुत इजी हो गया, बी डी के पैरेलल वेक्टर लिखना। कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर बोला है, ओके। सिर्फ पैरेलल बोला होता तो प्लस माइनस लगा लेते, इसने बोला यूनिट वेक्टर निकालो। वेक्टर और यूनिट वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वर्ड ऐड कर लेना, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू बी डी।
तो कैसे लिखेंगे? BD वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ BD, यही तो होगा। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू BD। प्लस माइनस लगाने की जरूरत है? प्लस माइनस लगानी चाहिए यहाँ पे, प्लस माइनस लगाना चाहिए ना।